Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Subham from Mathura, UP. ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मीन्स LPP है सिंप्लेक्स मेथड से. सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड. मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू m1 माइनस x2 प्लस 3 टाइम्स x3 subject to constants x1 plus x2 plus x3 less than and equal to 10, 2x2 minus x3 less than equal to 2, 2x1 minus 2x3 plus 3x3 less than equal to 2 and x1 x2 x3 greater than equal to 0. तो ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है. इसको हमें सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है. और यहाँ पर x1 x2 x3 ये डिसीजन वेरिएबल दे रखे हैं और इसमें लास्ट में ये नॉन नेगेटिव कंडीशन दे रखी है और ये सारे बाकी इक्वेशन कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे. और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहला वाला जो मैक्सिमाइज़ करना है z को. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये सारी इनइक्वालिटीज़ लेस देन इनइक्वालिटी हैं और साथ ही साथ ये राइट हैंड साइड में जो है वो सारे पॉजिटिव हैं और लेस देन के साथ में मैक्सिमाइज वाली प्रॉब्लम है और लेस देन है और सभी पॉजिटिव हैं. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है तो इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे. और जब लेस देन इनइक्वालिटी होती है तो हम लोग जानते हैं जो यहाँ पर इक्वल बनाने के लिए जिन वेरिएबल को हम लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे वो स्लैक वेरिएबल कहलाते हैं. तो हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए 3 के बाद 4 x4 यहाँ पर स्लैक वेरिएबल जोड़ेंगे, यहाँ पर x5 और यहाँ पर x6 स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे. तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं. तो इस प्रॉब्लम को लिखने के बाद आप स्टार्ट कर देंगे. इंट्रोड्यूसिंग द स्लैक वेरिएबल्स x4, x5 एंड x6 हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा, द गिवन LPP बिकम्स, तो जो गिवन LPP होगी वो इस तरीके से बदल जाएगी. सबसे पहला बदलाव जो होगा वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आएगा. हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज जितना z लिखा हुआ है वो एज इट लिख दें पहले. तो x1 माइनस x2 प्लस का 3x3 जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, यहाँ लिख भी चुके हैं कि यहाँ पर स्लैक वेरिएबल हमने 3 ऐड किए हैं तो उनकी कॉस्ट के साथ में यहाँ पर उसका जिक्र ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी कर देंगे. यानी 0x4 प्लस 0x5 प्लस 0x6 यहाँ पर ये कॉस्ट होती है स्लैक वेरिएबल की, कॉस्ट 0 होती है. इसके बाद देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स. अभी इनइक्वालिटी में दे रखे थे, हम इनको अब इक्वेशन में लिखेंगे. तो अभी ये नज़र नहीं आ रहा होगा इसलिए दोबारा से देख लेते हैं इसको. जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ऊपर उसको हमने पहले एज इट लिख दिया और जो कॉस्ट थी इनकी वो 0 लिख दी है जैसे बता भी दिया था. अब आप देख भी लीजिए इसको यहाँ पर. तो ये कॉस्ट है जो कि 0 इन स्लैक वेरिएबल की है. इसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स जो पहले इनइक्वालिटी में दे रखे थे अब उनको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं जैसे कि ऊपर लिख दिया है हमने. इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसके अंदर वेरिएबल्स स्लैक वेरिएबल्स को. तो फर्स्ट इक्वेशन को हम देख रहे हैं इक्वेशन इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं. यानी फर्स्ट कांस्टेंट को चेंज कर रहे हैं इक्वेशन में. x1 प्लस x2 प्लस x3 इतना तो दे रखा था, हम यहाँ पर जिस वेरिएबल को यहाँ पर लिख रहे हैं वो स्लैक वेरिएबल है. और यहाँ पर आप इसके बाद जगह छोड़ दीजिएगा x5 के लिए और 6 के लिए और उसके बाद इक्वल का साइन यहाँ पर लगाएंगे और राइट हैंड साइड में जो हमको दे रखा था फर्स्ट इनइक्वालिटी में उसको एज इट लिख देंगे. फिर जो दूसरी इनइक्वालिटी हम यहाँ पर नोट करेंगे तो
उसमें हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो वेरिएबल यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इसे एक बात और बता दें, जैसा कि हमें क्वेश्चन सेंड किया गया था उसमें इसका साथ में आंसर भी लिखा था, तो उस आंसर को देख के ये पता चल रहा है कि इसमें करेक्शन है, तो उस करेक्शन को पहले करा दें। तो यहाँ पर ये जो सेकंड इनइक्वालिटी थी, तो सेकंड इनइक्वालिटी में 2x2 ना होके यहाँ पर 2x1 था, इसलिए शायद इनका आंसर नहीं आ रहा होगा और हमसे पूछने की ज़रूरत पड़ गई। तो 2x1 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 2 ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमने इसको करेक्ट किया है। और ध्यान रहे कि जब हम इसको नोट करेंगे, नीचे लिखेंगे, तो जो जिनकी जगह है उन्हीं के नीचे लिखना है। जैसे x1 के नीचे x1 ही रहे और x3 के नीचे x3 रहे, भले ही यहाँ पर जगह बीच में गायब है क्योंकि x2 की जगह x2 नहीं है यहाँ पर इस सेकेंड इनइक्वालिटी में, तो आप x3 के नीचे ही इसको लिखेंगे, तो इससे हमें आगे के लिए आसानी होगी। तो फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं अगला जो सेकेंड इनइक्वालिटी है इक्वेशन में 2x1 माइनस x3 और यहाँ पर x4 कुछ जगह छोड़ दिए, x5 जो सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर रहे हैं वो x5 लिख के, और इसके साथ यहाँ पर x6 की जगह छोड़ने के बाद इक्वल जो भी दे रखा राइट हैंड साइड में वो यहाँ पर नोट कर देंगे जो कि 2 के इक्वल है। अब नेक्स्ट जो है जो थर्ड इनइक्वालिटी है वो है 2x1 माइनस 2x2, ये गिवन है थर्ड इनइक्वालिटी, उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं और इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 3x3 जितना दे रखा था, सिलेक्ट वेरिएबल यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा लेस देन इक्वलिटी को इक्वल में बदलने के लिए, तो 5 तक हो गया था, तो उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट x6 हमने ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में 0 दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिख दिया। अब लास्ट में ज़रूर लिखेंगे नॉन नेगेटिव कंडीशन, नॉन नेगेटिव कंडीशन भी लिख देंगे, x1 x2 जितने भी वेरिएबल हैं सबको ग्रेटर देन 0 एंड्स ऑन भी कर सकते हैं, और या फिर हम इसको 6 ही हैं तो 6 को 6 यहाँ पर दिखा देंगे, कोई छूटना नहीं पाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अब सिंप्लेक्स टेबल के लिए तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करके और थोड़ा सिंपल बना सकते हैं, इससे हमें अगले जो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल है उसे बनाने में आसानी होगी। तो इसके लिए हम पहले तो कन्वर्ट कर देंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको चाहे तो कन्वर्ट ना करें, कन्वर्ट अगर क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सिर्फ इन इनइक्वालिटी को जो इक्वेशन सॉरी आ गए हैं इन कॉन्स्टेंट्स को कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिक्स में, क्योंकि ये सिंपली हम देख लेंगे कि इनकी जो कॉस्ट x1 का जो कोफिशिएंट है 1 है, x2 का कोफिशिएंट -1 है और x3 का 3 है, फिर 0 0 नज़र आ रहा है। तो इसमें ये सी की ज़रूरत होगी, हालांकि हम ये कॉस्ट को इस अगली स्टेप में लिखते हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं, रो में तो ये जो एलिमेंट 1 -1 3 इतना लिख देंगे, हालांकि नहीं लिखेंगे, और अगर लिखना चाहें आप तो, और ये इसके बाद वाली स्टेप में यहाँ नहीं करना है, और जो भी वेरिएबल्स हैं x1 इसको कॉलम में लिख देंगे 6 तक, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में इसकी चेंज हो जाएगी, यानी 1 -1 एंड सो ऑन, लास्ट में ये 0 0, और ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो दे रखे हैं कॉन्स्टेंट्स, इसको हम अगर बदलेंगे तो हमारे अगली जो टेबल है सिंप्लेक्स टेबल उसको बनाना आसान हो जाएगा, तो इसलिए हम इस इनइक्वालिटीज़ को कन्वर्ट कर देंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम इक्वेशन भी डाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसको हम इक्वेशन कलेक्टिवली इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन नंबर कॉन्स्टेंट्स को इक्वेशन नंबर 1 डाल के हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। अब आप क्या करें कि चेंज कर दें इनको मैट्रिक्स फॉर्म में, चेंजिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, तो इन कॉन्स्टेंट्स को चेंजिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आता है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी x1 का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट, और थर्ड इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट उसको लिख देंगे। इसके बाद हम x2 के कोफिशिएंट को लिखेंगे जो कि फर्स्ट इनइक्वालिटी में 1 है, सेकंड में था नहीं तो उसे हम 0 लिखेंगे, और थर्ड में ये
था माइनस का 2, x2 का जो कोफिशिएंट है। उसके बाद x3 का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में 1 है और सेकंड इक्वेशन में -1 है और फिर थर्ड में जो है वो 3 के बराबर है। और फिर फर्स्ट इक्वेशन में x4 का कोफिशिएंट 1 और बाकी इसमें प्रेजेंट नहीं थे तो 0 0 कर देंगे, वो सिलेक्ट वेरिएबल है। और इसी तरीके से यहाँ पर 0 x5 के लिए लिखना है और ये 1 और यहाँ पर 0 होगा क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं x5 ऊपर नीचे। ऐसे ही x6 के लिए भी लिख दिया यहाँ पर। तो इसे और बाकी जो वेरिएबल्स थे यानी जो डिसीजन वेरिएबल थे x1 x2 x3 और उसके बाद सिलेक्ट वेरिएबल x4 x5 और x6 लिखने के बाद राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है आप उसे नोट कर देंगे 10 2 और 0। तो इससे हमें आसानी हो जाएगी ये देखने में कि हमारा जो है वो चूँकि 3 इक्वेशन थे, इक्वेशन बन रहे थे तो 3 ही यहाँ पर 3 ऑर्डर की यहाँ पर बेसिस मिल जाना चाहिए यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। वो यहाँ पर इस वाले कॉलम को देखें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी वेक्टर है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इस तरीके का अगर मिल गया आपको आइडेंटिटी वेक्टर यहाँ पर ये कॉलम तो इनको छोड़कर बाकी ये x1 के करस्पॉन्डिंग है, ये x2 के x3 के, इन सब को x1 x2 x3 को 0 के बराबर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इससे हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर देंगे इसी को देखते हुए इन तीनों को छोड़ दें x4 x5 और 6 को x1 x2 x3 को 0 के बराबर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसलिए इक्वेशन नंबर 1 डाला था वहाँ हमने। पुटिंग x1 बराबर 0 बराबर x2 भी 0 और x3 भी 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर पीछे 1 आप देख लीजिएगा। तो इसे जब x1 की वैल्यू को हमने 0 रखेंगे तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में x1 की वैल्यू 0 रखेंगे, x2 की x3 की सब 0 हो जाएगी, सिर्फ x4 की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो x4 की वैल्यू 10 आ जाएगी इससे और इसी तरीके से x4 की वैल्यू 10 हो जाएगी, x5 की वैल्यू फिर 2 आ जाएगी और x6 की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। इससे हमको मिलेगा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और ये डिजेनरेट है, इसको हम लोग XP से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा किसके करस्पॉन्डिंग है x4 x5 और x6 से करस्पॉन्डिंग है जिसकी वैल्यू आई है 10 2 और 0 क्योंकि इसमें देखने बेसिस में जो मौजूद है उसकी वैल्यू एक 0 आ रही है, इसे इसको लिए डिजेनरेट कहा जाएगा। हालांकि इसमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें कुछ भी नहीं कहना है करना है, बस हमें थोड़ी नॉलेज इस बात की होनी चाहिए। डिजेनरेट सॉल्यूशन डिजेनरेट LBP किसे कहते हैं जिसमें बेसिस में ही जो मौजूद हो वेरिएबल उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आ रही हो तो उसको बोलते हैं कि डिजेनरेट है। अब हम जब ये सारी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया, ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म में कांस्टेंट मिल गए तो हम तैयार हैं अपनी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल को बनाने के लिए। इकट्ठा भी सारी टेबल्स को बना सकते हैं या अलग अलग भी बना सकते हैं और हमारे लिए अलग अलग ही बनाना मेरे ख्याल से एग्ज़ामिनेशन में ठीक रहेगा। तो हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल यहाँ पर बनाते हैं या स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल भी कह सकते हैं इसको। तो स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ कर रहे हैं, सिंप्लेक्स टेबल। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है जैसे कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले मतलब A के बाद B आता है, B के बाद C आता है और यहाँ पर C के बाद जो है वो बहुत बाद में X आता है। इस ऑर्डर को ना भूलें कि कौन आगे पीछे होगा, तो X तो बाद में ही आता है और X के बाद Y आता है। तो यहाँ पर Y लिख दिया जाएगा यानी Y1 है, Y2 है और Y3 है, Y4 भी है, Y5 और Y6 तक था। Y यहाँ पर 6 है। उसके बाद हमको लास्ट में यहाँ पर एक कॉलम में लिखना होता है मिनिमम रेशियो। फ़िलहाल अभी शुरू में नहीं पता चलता है हमें किसका मिनिमम रेशियो निकालना है, लेकिन बाद में हम इसको क्लियर कर देंगे कि क्या आएगा।
तो इसके ऊपर भी एक रो बनता है जो आप एक्स बी के ऊपर लिखेंगे यहाँ पर सी जे, यानी कॉस्ट लिखी जाती है, और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वहाँ से इसको लिखा जाता है। अब रेशियो किसका रहेगा वो तो हम यहाँ पर अभी लिखने की कोशिश करेंगे कि एक्स बी अपान वाई क्या आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, वो बाद में डिसाइड यहाँ पर हो जाएगा इसका रेशियो। तो यहाँ पर ये कॉलम बना लें और 3 रो के लिए जगह बना लें। इस तरीके से टेबल को कंप्लीट करें। अभी हमें इसको जैसे कि हमने कहा था कि ऊपर भी वैल्यू लिखना पड़ेगी एक रो में जो अभी नहीं लिखी है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आसानी से इसके कोएफिशिएंट देख लेंगे जो भी हमारे डिसीजन वेरिएबल और स्लैग वेरिएबल के हैं। तो ये है कितना 1 -1 3 बाकी सब 0 हैं। 1 -1 3 और बाकी सब 0, 1 -1 3 और ये सब 0 0 लिख देंगे क्योंकि सिलेक्ट वेरिएबल की कॉस्ट जो होती है 0 होती है। तो उसके बाद हमको यहाँ पर बेसिस में कौन आएगा वो यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है। बस x यहाँ पर आपको y में इसकी वैल्यू को लिखना होगा, y4 और y5 और y6। तो ये बेसिस में यहाँ पर आ जाएंगे और ये जगह छोड़ने के बाद यानी 3 रो यहाँ पर बनाना होंगे, लिखना होंगे। उसके बाद में एक बॉटम में भी रो बनेगा और इस बॉटम में जो रो बनेगा उसमें आप एक्स बी के जो नीचे है उसे डेल्टा जे का है नेट एवैल्यूएशन भी फाइंड करना होता है, और इसी से पता चलता है कि कब तक हमारी टेबल बनेगी और कब तक नहीं मिलेगी, कब तक हमें सॉल्यूशन मिल गया है या नहीं मिला है। तो यहाँ पर क्या लिखना है सीबी में, तो आप इसी टेबल से देख लें कि y4 की कॉस्ट कितनी है, ऊपर लिखी है 0 के बराबर है। इससे y5 है उसकी कॉस्ट भी 0 है और y6 की कॉस्ट भी ऊपर देखिए 0 है। जब ये 0 0 आ गया तो जब अगर सी भी पूरा कंप्लीट 0 है तो आपको डेल्टा जे भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी जो बेसिस में यहाँ पर मौजूद हैं उनके करस्पॉन्डिंग तो वैल्यू 0 ही आती है, तो इससे तो हमें निकालना नहीं है। हालांकि 0 होती है तो 0 ना लिख के इसे क्रॉस कर देंगे क्योंकि एक जगह पर कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए इसे क्रॉस कर दें। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये वैल्यू 0 है, जो ऊपर लिखी है वही वैल्यू यहाँ पर आएगी। अगर सी बी की वैल्यू ये शुरू में 0 है, हमेशा 0 नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो टेबल हमारी स्टार्टिंग टेबल है 0 अगर है तो ऊपर जो वैल्यू है वही यहाँ पर नीचे लिख देंगे, यानी 1 है। हालांकि ये बाद में निकाला जाता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, लेकिन उस फार्मूले का बिना यूज़ करते हुए हम पहले ही ये वैल्यू लिख दे रहे हैं क्योंकि सी बी की वैल्यू 0 है। तो ये एक ट्रिक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट टेबल है, आगे जो अगली टेबल बनेंगी उनके लिए तो हमें इनकी वैल्यू को यानी नेट एवैल्यूएशन को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्स बी में क्या लिखते हैं, तो एक्स बी में आपको मालूम है जो आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड किया था उसको इस एक्स बी में कॉलम वाइज लिख देंगे। जो वैल्यू आई थी 10 2 और 0, और उसके बाद में हम लोगों ने ये जो टेबल बनाई थी ये मैट्रिक्स, तो इसको कॉपी कीजिए यहाँ से और यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि इसीलिए बनाई थी, नहीं तो उसका फिर हमें बनाने का कोई यूज़ नहीं था। क्योंकि वहाँ पर अगर हम डायरेक्ट इन इक्वेशंस को देख के अगर लिखते तो हमारे कुछ गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हम आसानी से अब इसको देखकर इस कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। इसको y1 में ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है y1 के क्रॉस y1 का है, y1 में लिख देंगे। तो ये वैल्यू है 1 2 2, इस तरीके से एक हमारे ये मैट्रिक्स है पूरी यहाँ पर नोट कर लेंगे। इस वाले कॉलम को हम y2 वाले में लिख दे रहे हैं। तो 1 0 -2 1 -1 3 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो हमारी फर्स्ट टेबल ये कंप्लीट होती है। लेकिन अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं डेल्टा की, उनसे डिसाइड होता है कि अगली टेबल बनेगी या यही हमारा सॉल्यूशन है। तो यूजुअली फर्स्ट टेबल में सॉल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी मिल भी जाता है। तो इसमें नहीं है क्योंकि हम पहचान ये होती है इसकी कि सारे जो डेल्टा है वो
ज़ीरो यहाँ पर लेस देन ज़ीरो नहीं है, यानी निगेटिव होना चाहिए। ये तो ज़ीरो होते हैं जो क्रॉस है, लेकिन ये सारे निगेटिव हों तब सोल्यूशन होता है हमारा, यानी ऑप्टिमल सोल्यूशन तब मिलता है। यानी हम मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं तो z तब मैक्सिमाइज़ होता है, अभी z मैक्सिमाइज़ नहीं है। तो अगली स्टेप क्या होगी? अगली स्टेप ये होगी कि हम देखेंगे कि इन डेल्टा में ये जो y1 के करस्पॉन्डिंग होता है इसे हम लोग डेल्टा 1 कहते हैं। तो डेल्टा 1 की वैल्यू ये है, डेल्टा 2 की वैल्यू ये है, डेल्टा 3 की वैल्यू ये है। लिखना चाहे लिख दें, ना लिखना चाहे ना लिखें। तो ये डेल्टा 3 जो है देखें सबसे बड़ी वैल्यू है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उससे हम लोग एरो यहाँ पर लगा के कह देते हैं ये है इनकमिंग वेक्टर, यानी अगली जो टेबल बनाएंगे, अगली टेबल बनना है ये तय हो गया क्योंकि सारी वैल्यू निगेटिव नहीं है। और उसमें कौन इनकमिंग होगा कौन आउटगोइंग होगा वेक्टर, वो यहाँ पर हो गया इनकमिंग वेक्टर हो गया। ये एरो कहाँ जा रहा है? y3 की तरफ जा रहा है, यानी y3 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 3 की जगह है तो अगर y3 आएगा तो कौन जाएगा? तो इसे डिसाइड करने के लिए ही मिनिमम रेशियो लिया जाता है। अब जैसे कि हमने जगह छोड़ दी थी xb/y लिखा था, अब यहाँ पर पता हो गया कि कौन इनकमिंग है 3, तो आप यहाँ पर y3 xb/y3 की वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पर लिखेंगे। तो xb क्या है? xb आपका ये वाला कॉलम है और y3 ये कॉलम है। तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद में x3 ये xb/y ये करने जा रहे थे हम, लेकिन ये वैल्यू अगर निगेटिव मिले तो आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है, जीरो मिले तो ब्लैंक छोड़ देना है, आपको डिवाइड करके नहीं लिखना है। पॉजिटिव वाली वैल्यू ही लिखना होगी, निगेटिव और ज़ीरो को नहीं लेना है। तो अब नेक्स्ट में 0/3 करेंगे, तो आपको मालूम है कि 0/3 ज़ीरो ही होता है। और इन दोनों में यानी कितने भी हों उनमें सबसे कम ये है, ये मिनिमम है। और जो मिनिमम है उसके सामने एरो लगा दीजिए बाहर के लिए, यानी ये y6 जो होगा वो यहाँ से भाग जाएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास इधर जगह दें तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं कि आउट गोइंग वेक्टर है, ये आउट गोइंग वेक्टर। तो ये y6 जो है वो आउट गोइंग वेक्टर है। तो y6 को यहाँ से हम अब भगा देंगे, हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, मतलब बेसिस से ख़त्म कर देंगे, पूरे से तो नहीं जाएगा, बेसिस से जाएगा। और फिर उसके बाद अगली स्टेप क्या होगी वो हमें देखना होगा। अभी तो हमारे इस स्टार्टिंग टेबल से हम लोग अब जा रहे हैं सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में। तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल सेकंड सिंप्लेक्स जो टेबल है वो फर्स्ट टेबल की हेल्प से हम लोग बनाते हैं। तो उसके लिए उसी तरीके से पहले लिख लीजिए कि पहले क्या लिखना था, पहले b लिखना है, फिर cb xb, ये आपको याद हो जाएगा। y1 y2 जब आप बार बार इन प्रॉब्लम्स को लगाएंगे, अभी तो हो सकता है कठिन लगे, तो y3 y4 y5 और y6। उसके बाद में हमें लिखना होगा यहाँ पर मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो हो सकता है कि अब टेबल बने या ना मिले, तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मिनिमम रेशियो की एक कॉलम बना के छोड़ देते हैं। क्या आएगा यहाँ पर? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, वो तो बाद में डिसाइड होता रहेगा। और चेंज जिसमें नहीं आएगा वो है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने लिया था, यानी जो हमारा xb के ऊपर cj जो होती कॉस्ट वो चेंज नहीं होगी, जो लिखा है अब एज इट उसको पीछे की टेबल से देख के लिख देंगे, बाकी वैल्यू में चेंजेस आ जाएंगे। तो ये तो जैसा लिखा था पहले ही टेबल में उसी तरीके से इसको नोट कर देंगे, यानी 1 -1 3 0 0 0। अब कैसे चेंज होएगा? पहले तो आप ये जो बेसिस में जो वेरिएबल्स हैं वेक्टर्स हैं वो लिख देंगे। y4 था वो लिख दिया, y5 था वो लिख दिया। अब y6 जब चला गया और y3 उसकी जगह पर आ गया, तो आप यहाँ पर y3 को यहाँ पर नोट कर देंगे, लिख देंगे। और इसके बाद जो है हम इस टेबल को दोबारा से कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करना है तो उसके लिए हम लोग को आगे पूरा इस पहले मालूम ही है xb के नीचे डेल्टा ये होता है और j का मतलब कॉलम, ये डेल्टा
1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पर डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी, डेल्टा 3, डेल्टा 4 हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा 4। पहले तो आप क्या करें, बेसिस में जो आ रहे हैं y4 उनके करस्पॉन्डिंग क्योंकि वैल्यू 0 होती है उन्हें तो आप क्रॉस कर दें, क्योंकि ये कंफ्यूज करेंगे, 0 ना लिखें, क्रॉस करके छोड़ दें। अब बाकी की वैल्यू तो निकालना पड़ेगी, लेकिन अपनी टेबल जब कंप्लीट होगी तभी ऐसा होगा। तो अब जो भी यहाँ पर बेसिस में है उनकी कॉस्ट उनकी देख लें, ऊपर कितनी है, 0 है, y5 की कॉस्ट 0 है, y3 की कॉस्ट जो है वो 3 हो चुकी है, जो कि यहाँ पर y3 की कॉस्ट यहाँ पर ऊपर देख लें, और ये वैल्यू 3 के बराबर है, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हमारा सब कुछ जो टेबल पिछली वाली टेबल है उसी को देख कर ही यहाँ पर बनना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, दिक्कत आती है। अब देखें कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा। फर्स्ट टेबल में, फर्स्ट वाली जो टेबल में आप दोनों एरो को देखिए, ये वाला एरो ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये वाला एरो इस तरीके, ये यहाँ बना हुआ है एरो, ये वाला ऐसे जा रहा है, या इस तरफ देखें हमने इधर ही बना रखा है, ये इस तरीके से क्रॉस करें। जहाँ पर दोनों क्रॉस कर दें वो कहलाता है की एलिमेंट कहलाता है। इसको आप एक रेक्टेंगल में बंद कर दें, ये एक स्क्वायर में बंद कर दें, ये की एलिमेंट हो गया। की एलिमेंट जो अगली टेबल बनेगी वहाँ पर ये की एलिमेंट 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, तो आप यहाँ एक्स बी के नीचे से यहाँ से 3 जितना है, जितना ये वैल्यू है उससे पूरी इस रो को डिवाइड करके वहाँ पे लिखेंगे, यानी अगली टेबल में लिखेंगे, इसलिए हमारी ये टेबल चेंज हो जाती है। 0 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा, और 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, -2 को डिवाइड करेंगे -2/3 हो जाएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी, 1 लाना था हमको। ऐसे ही फिर 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। आप पिछली टेबल देख लीजिएगा, अगला टर्म 0 है, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0, और 0 को जब हम 1 को 3 डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1/3 आ चुकी है। अब जहाँ पर की एलिमेंट था पिछली टेबल में, वहाँ पर उसके ऊपर जो है हमें 0 0 बनाना है, हमारी सेकंड जो सिंपलेक्स टेबल है वहाँ पर। तो आप इस और इसी का, यानी जो हमारी इसमें की एलिमेंट आया था इसी का यूज़ कर सकते हैं, या इससे ये बना है इसका यूज़ कर सकते हैं, और वो हमारे लिए बेहतर रहेगा ये वाला, क्योंकि ये सारा 1 1 आ रहा है। अगर हम इस वाले 1 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, या इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये करें कैसे, तो आप क्या करें कि इसको हमने बोला था कि -1 में, इस -1 में अपना इस वाले टेबल का जब +1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बस हमें पहले तो हम पिछली वाली टेबल का जो ये वाला कॉलम है, सेकंड कॉलम, यहाँ पर अगर 0 बनाना चाहते हैं तो रफ पे आप इसको इस वाले एक्स बी से यहाँ से रफ पे लिख लेते हैं, इसको लिख लें। तो हम यहाँ पर रफ कापी एक लेके आए हैं, इसके ऊपर यहाँ लिख रहे हैं, एक्स बी से लिखना शुरू करें। एक्स बी के नीचे से 2 2 2 0 और -1 0 1 और 0 इस तरीके से हो जाएगा। हमें खाने के लिए बुलाया जा रहा है। और उसके बाद ये है, अब अगली जो हमने टेबल बनाई थी और वहाँ पर की एलिमेंट की जगह पर 1 आ गया है, उसको भी आप एक्स बी के नीचे से जो वैल्यू है उनको यहाँ पर लिखना शुरू कर दिए रफ पर। 0 2/3 -2/3 और 1 0 0 1/3। उसके बाद इनको माइनस कर दें, ये सभी अलग अलग माइनस करना होंगे, यानी इसमें से ये अलग टर्म है, यानी ये पूरा एक नंबर नहीं, इसमें से ये माइनस करके लिखेंगे। 2 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 में से माइनस करना होगा 2/3। 2 में से माइनस करेंगे 2/3, एलसीएम भी यहाँ पर लेना होगा, तो 6 - 2 यानी फिर ये वैल्यू जो आएगी वो 4/2 के इक्वल आ जाएगी। तो उसको भी यहाँ पर हमें लिखना होगा। ये हमारे सेकंड सिंप्लेक्स टेबल जो है वहाँ से हम लोग इस वैल्यू को नोट कर रहे हैं, यानी हम लोग इसको वहाँ से लिख रहे हैं। तो इस यहाँ पर शायद हम माइनस करने को बोल गए, क्योंकि ये की एलिमेंट की जगह पर था और उसके ऊपर -1। ये 0 तब बनेगा जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा, तो इसमें ऐड करना है। तो 2 में से 2 और 0 ऐड करेंगे 2 आ गया, तो माइनस किया तब भी 2 ही रहता, लेकिन हमें इसमें प्लस करना है। यहाँ से पता कर लिया, जोड़ने पर ही मिलेगा 0 यहाँ पर, जो की एलिमेंट की जगह है वो उस पर ही बात करें। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो माइनस नहीं करना है, ये हम यहाँ पर गलती ये भी कर रहे थे, हो जाती, बच
गया, बस प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 6 और प्लस का 2 यानी 8/3। तो ये वैल्यू 8/3 हो जाएगी और 0 इनको ऐड करेंगे तो -2/3 रहेगा और ये तो 0 आ ही गया और ये 0 और ये 1 और ये 1 0 में 1/3 जोड़ेंगे 1/3। जब ये आ जाएगा सॉल्व करके तो आप इस सेकंड वाली रो में इसको लिख देंगे, क्योंकि ये आपको जो फर्स्ट टेबल की सेकंड रो है उसमें से इसको ऐड करने पर मिला है, यानी उसके सेकंड से ये वाला सेकंड मिल गया। तो उसको यहाँ से XB से लिखना शुरू कर देंगे। ये 2 आया था, उसके बाद यहाँ पर कितना आया, ये 8/3 आया। तो इसको देख लीजिए, हम इसको देख के यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हम दिखाना मुश्किल पड़ रहा है। -2/3 आप नोट कर ही लिया होगा, 1 0 यानी नोट करते हुए खुद से सवाल लगाते हुए चलें तो फिर ये हो जाएगा। शायद हमने कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि ये जगह हमारी यहाँ पर बची है ये दोनों और यहाँ पर नहीं, सही है। तो ये 1 आ गया और ये 1/3, हम समझे ये जगह ज़्यादा खाली है। तो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है यहाँ पर हमारी सेकंड टेबल। आप सेकंड रो। अब फर्स्ट रो को और कंप्लीट करना है, आप चाहे फर्स्ट का पहले कर दो या सेकंड पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है, लेकिन कैसे करनी है तो आपको मालूम है, यहाँ पर की पिछली टेबल में जहाँ पर की एलिमेंट था उसके ऊपर यहाँ 0 0 बनाना था, ये तो बन गया 0, अब ये और बनाना है। तो कैसे बनाए आपको मालूम है, या तो इसी का यूज़ करें या इससे मिलने वाली जो ये रो है इसका यूज़ करें। तो हम इसी का यूज़ करना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि ये 1 में से इस वाले 1 में से अगर वो वाला 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस यानी इस वाले रो से जो हमें ऑब्टेन हुई है /3 के करस्पॉन्डिंग, यानी ये वाली रो इस वाली रो को माइनस कर देंगे। तो इसके लिए वही तरकीब अपनाएं कि हम लोग एक रफ़ पेज पे पहले तो अपने फर्स्ट टेबल की जो फर्स्ट रो है वो XB के नीचे से लिखना शुरू करें, यानी 10 1 1 1। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है एग्ज़ामिनेशन में। अगर कोई गलती हो जाती है फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस XB से ये प्रैक्टिस से ही आएगा, बार बार कुछ सवालों को खासतौर से आपको जो एग्ज़ाम्पल दिए होंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं या इम्पोर्टेंट वाले ही पूछे जाते हैं, हालांकि आपको प्रैक्टिस सबकी करना होगी। तो XB से लिखना शुरू करें, 0 2/3 -2/3 और 1 और 0 0 1/3। आपको मालूम है कि जो मिला था 1 2 3 4th प्लेस पर था, जो की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग 1 है, और ये वैल्यू 0 तभी आएगी जब हम माइनस करेंगे इसमें से, यानी इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। और 1 में से माइनस करना है 2/3 को, तो LCM लेके जब सॉल्व करेंगे 3 को 3 - 2 यानी 1, ये तो ये 3 में से 2 माइनस होगा तो 1/3 आ जाएगा। तो इसको 1/3 कर लें, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस तो हो गया, प्लस का हो गया। तो इसको हम ये प्लस हो गया तो इनको प्लस करना है, यानी 1 में प्लस करना है 2/3। तो LCM हो जाएगा 3 3 प्लस का 2 यानी ये हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर 5/3 कर लेते हैं। अगले में 1 में 0 जोड़ना आसान है, ये 1 हो जाएगी, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, माइनस करना है, हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे आ जाएगा। 0 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। इस वैल्यू को आप अपने फर्स्ट जो सेकंड टेबल आई है उसमें फर्स्ट रो में जो खाली पड़ी हुई है उसको लिख देंगे, तो हमारी ये सेकंड सिंप्लेक्स टेबल जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी, पूरी तरीके से नहीं। तो ये पहली वैल्यू है 10, फिर वैल्यू है ये 1/3 है, 1/3 को लिख देंगे, फिर ये 5/3 है, फिर उसके बाद 0 1 0 और -1/3। तो उसके बाद हमें अब फाइंड करना पड़ेगा Δ1 Δ2 और जो भी यहाँ पर बेसिस में मौजूद नहीं है उनके करस्पॉन्डिंग, जो बेसिस में नहीं होते हैं उन्हीं की वैल्यू फाइंड करना पड़ती है। तो y6 के नीचे ये Δ6 ये सब निकालना पड़ेगा। उसके निकालने के लिए फार्मूला होता है Δj = Cj माइनस, क्योंकि अब की ये Cb की वैल्यू सब 0 नहीं है, इसलिए हमें अपनी मेहनत करना पड़ेगी। Cb × Yj ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। जैसे Δ1 अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो j की जगह पर देख रहे हैं 1 आ गया, तो C1 माइनस का Cb × Y1 ये लिखना पड़ेगा। और C1 का मतलब ये जो
Cj लिखा था, ये C1 है, ये C2, ये C3, C4 एंड सो ऑन। तो C1 की वैल्यू 1 के इक्वल है तो 1 लिख देंगे, माइनस Cb को आप यहाँ पर रो में लिखेंगे CB को, और CB जो है यहाँ पर आपको कॉलम में, यहाँ पर CB है जैसे कॉलम में मिल गया है, इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे 0 0 3, और इसमें y1 कॉलम में लिखेंगे, y1 के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं उनको आप कॉलम वेक्टर बना लें। वेक्टर मीन्स यहाँ पर मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो या एक कॉलम होता है उसे वेक्टर बोलते हैं। तो 2/3 और ये 2/3। तो अब इसे रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो रो बाई कॉलम, तो शुरू के एलिमेंट का जब इसमें इंटू होगा तो 0, इसका इंटू यहाँ पर होगा 0, इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे बढ़ना है। तो जब इसमें 3 का इंटू ये 2/3 में लास्ट वाले में होगा, 3 सीरीज कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस का ये सिर्फ 2 बचा है जिसकी वैल्यू सॉल्व होके -1 आ गई। इसका मतलब डेल्टा 1 की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। हमारे लिए खुशखबरी है ये कि डेल्टा जितनी ज़्यादा माइनस है उतनी जल्दी हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी हम z को मैक्सिमाइज़ कर सकेंगे। अब इसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, j की जगह पर फिर इस वैल्यू के लिए 2 रखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा 2 = C2 - CB × y2। अब C2 की वैल्यू जो है वो C2 की वैल्यू -1 है। आप देख लीजिएगा ऊपर लिखा हुआ है C2, यानी जे है ये C1 की वैल्यू है, ये C2 की वैल्यू है -1। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। CB की वैल्यू उसी तरीके से लिख दीजिए 0 0 3 जैसे कि पहले लिखी थी, और y2 जो होगा, y2 वाला जो कॉलम है इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, जो कि वैल्यू यहाँ पर है 5/3 और 1, और यहाँ पर -2/3। इनको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन इनका करना आसान भी है। ये -1 पहले लिखें, उसके बाद माइनस का साइन है वो ये -1 लिख दिया, फिर माइनस का साइन है वो हमने लगा दिया। उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स का इंटू करना है, क्योंकि ये शुरुआत वाले जो एलिमेंट है 0 है, तो 0 का इसमें इंटू किया 0 आ गया, इस 0 का इसमें 1 में इंटू करेंगे 0 आगे जाएगा, इस 3 का इंटू -2/3 में करेंगे। तो जब इस 3 का इंटू हम -2/3 में करेंगे तो 3 तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन -2 होगा, जो कि ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, तो इससे वैल्यू प्लस का 1 आ जाएगी। ये हमारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि ये जब तक डेल्टा पॉजिटिव है तब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें अगली टेबल भी बनाना पड़ेगी, सिंपलेक्स टेबल। तो इसका मतलब हमें और मेहनत करने की अभी ज़रूरत है, अगली टेबल बनाने की ज़रूरत है। अब डेल्टा 6 भी निकालने को रह गया है, उसे को इसी फार्मूले से आप C6 हो जाएगा, और माइनस का CB × y6 हो जाएगा। ये वैल्यू हम अगले पेज पर निकाल सकते हैं। तो अगले पेज पर हम डेल्टा 6 की वैल्यू को यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तो डेल्टा 6 = C6 0 था, और -CB की वैल्यू वही 0 0 3 थी, वो यहाँ पर नोट कर दी हमने पीछे से देख के, और याद थी हमको। और y6 की वैल्यू हमें देखना पड़ेगी। y6 क्या है, हमें कि y6 की वैल्यू में -1/3 1/3 और 1/3 है। सिंपल है लिखने के लिए, याद करने के लिए, वो यहाँ पर लिख लें -1/3 1/3 और 1/3। तो इसको लिखने के बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो 0 है, और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई कॉलम, तो फर्स्ट का इसमें 0 करेंगे 0 आ जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 का जब इसमें इंटू करेंगे 3 × 1/3 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 बचा, और माइनस शुरू में लगा है तो माइनस का 1 आएगा, और डेल्टा 6 भी वैल्यू वही -1 आ गई। एक वैल्यू ये हमारे लिए खुशखबरी है, लेकिन ये जो है इसने प्लस बना के हमारे लिए दिक्कत कर दी, मतलब हमें अगली टेबल बनाना पड़ेगी, यानी सोल्यूशन हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन अभी नहीं मिला है। सोल्यूशन को फाइंड हमें करना है, तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि अभी भी z की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, जगह होती है, इनका इंटू कर दें, इन दोनों का CB और XB का, तो हमें z की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन ये ऑप्टिमल है नहीं, तो हम निकाल के क्या करेंगे, तो ये जो XCB और यहाँ पर जो XB है उनका करस्पॉन्डिंग इंटू करके और प्लस कर देंगे। तो लेकिन चूँकि इनका इंटू 0 इनका इंटू 0, तो अभी भी वैल्यू ये 0 वैल्यू है, और मैक्सिमाइज़ करना है। तो इसे लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है अभी, तो हम तो नहीं लिखा करते हैं इसको।
अब अगला टेबल हमारे बनाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा 2 की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर इक्वल टू 1 आई है, प्लस वैल्यू है, एक ही पॉजिटिव, बाकी दोनों तो निगेटिव थे, और ये वाले तो जो बेसिस में थे उनके तो ज़ीरो है। तो अगली टेबल यानी इसकी वजह से बन रही है, तो ये इनकमिंग वेक्टर हो गया, इसकी डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसे लिख देंगे इनकमिंग वेक्टर। तो इनकमिंग वेक्टर कौन हो गया, तो इसको हम देख लें, इसकी शक्ल क्या है, ये y2 है, y2 इनकमिंग वेक्टर है, तो हम आउटगोइंग के लिए यहाँ पर y2 लिख देते हैं कि इसी से हेल्प से y2 आउटगोइंग पता चलेगा, किसको हमें आउट करना है यहाँ पर से बेसिस में से, और y2 आएगा बेसिस में, ये तो पता है। तो इसके लिए एक्स बी ये है, और y2 के एलिमेंट ये हैं। तो सबसे पहले तो 10 को डिवाइड करेंगे 5/3 से, तो ये 3 तो ऊपर पहुँच जाएगा, और 10 कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो 2 टाइम्स, और 2 और 3 का इंटू होकर ये वैल्यू 6 आ जाएगी। अब बाई 2 का ये एलिमेंट 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, और फिर 0 से इससे डिवाइड करने की सोच रहे थे, लेकिन ये वैल्यू तो निगेटिव है, और जब निगेटिव हो तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। तो इसको हमें ब्लैंक, हमने इसको छोड़ा है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इसमें इसको नहीं लिखना है। ये हम लोगों ने वैल्यू इसको ये हमको याद आया, इसमें तो करेक्शन करना था, जो गलती से हमने जो माइनस किया था वो वाले एलिमेंट लिखे रह गए, ये तो कॉलम को प्लस करना था, जैसे कि आपको याद भी होगा ये कि हम यहाँ पर माइनस कर रहे थे, फिर प्लस किया, तब 8/3 आया, तो फिर हमने इसमें 8/3 जो है वो लिख भी दिया था यहाँ पर, और अगला ये प्लस करके ये लिखा था। तो इन एलिमेंट्स को लिखना था, वो सेकंड रो में नहीं लिख पाए थे, तो इसको करेक्ट कर लें, और इसलिए हमारी सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाएगी। ये वैल्यू क्या क्या है, तो ये एलिमेंट जो है क्या क्या है, 2 है, 8/3 है, तो 2 तो लिखा हुआ है, 8/3 प्लस का ये यहाँ पर हमें लिखना होगा, 8/3 ये प्लस का है, उसके बाद माइनस का 2/3 है, तो इसको माइनस का 2/3 लिखना था। ये करेक्शन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हमने गलती से पुराना वाला ही लिख दिया था, और बाकी तो सही लिखे हुए हैं, 0 0 1 और 1/3 वही लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर फिर बाई जो मिनिमम रेशियो उसमें दोबारा से हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है मिनिमम रेशियो में एक्स बी का यूज़ होता है, और फिर y2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है तो आपको ये ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, 0 या माइनस है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। अब ये अकेला ही है, और इसलिए इसको हम मिनिमम मानते हुए इसको आउट गोइंग कर देंगे, तो ये आउट गोइंग वेक्टर लिखना चाहे लिख दें, इसको यहाँ से भगा दें, बाई 4 यहाँ से चला जाएगा, और ये आउट गोइंग वेक्टर बन जाएगा बाई 4 वेक्टर। तो और इनकमिंग पहले ही पता चल जाता है, आउटगोइंग बाद में, तो यहाँ पर बाई 4 की जगह पर अब बाई 2 आ जाएगा। तो अपनी नेक्स्ट टेबल बनेगी, उसकी फिर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टेबल यानी थर्ड टेबल बनेगी, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल को बना लीजिए, जो पिछली टेबल को देख के बनेगी। हमारे लिए ये दिक्कत है कि पेज पर पलटना होगा और फिर देख के लिखना होगा। तो ये थर्ड सिंप्लेक्स टेबल जो है उसमें आपको वैसे ही लिखेंगे BCB XB Y1 Y2 Y3 Y4 और Y5 और Y6, और ठीक रहेगा हमारे लिए कि अगली टेबल ना बनाने पड़े। फिर भी हम मिनिमम रेशियो जो है वो यहाँ पर निकालने के लिए रखेंगे। XB अपन क्या आएगा वो लिख दें या ना लिखें, क्योंकि क्या मालूम, उम्मीद अब थर्ड के बाद से आने लगती है कि हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो चाहे तो टेबल ना बनाएं अभी, और अगर बना भी लिया है तो अभी वो कंप्लीट तो तभी होगी जब जो कंडीशन है ऑप्टिमिटी की वो पूरी हो जाए, नहीं होगी तभी आगे बनेगी टेबल। XB के ऊपर आप लिख दीजिए CJ, और ये वैल्यू तो पुरानी वाली ही नोट करना पड़ेगी, इसमें तो कोई चेंज होता नहीं है। तो 1 -1 3 0 0 0 ये वैल्यू थी। अब बेसिस में जो बाई 4 चला गया था उसके यहाँ पर बाई 2 आया था, और पहले से जो मौजूद हैं बाई 5 और बाई 3 उनको एज इट नोट कर देंगे, बाई 5 और बाई 3 को एज इट नोट कर देंगे, और उसके बाद अपना ये टेबल को कंप्लीट कर रहे हैं।
और एक्स बी के नीचे डेल्टा जे यहाँ पर लिखेंगे, क्यों डेल्टा जे जो नेट एवैल्यूएशन होता है उसी से हमें पता चलता है कि हमारी अगली टेबल बनेगी या नहीं बनेगी। हालांकि पूरी टेबल कंप्लीट करने के बाद ही हम अब निकाल सकते हैं डेल्टा की वैल्यू, लेकिन हाँ कुछ वैल्यू जैसे ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 की वैल्यू, डेल्टा 3 की वैल्यू, डेल्टा 4 की वैल्यू, डेल्टा 5 और डेल्टा 6, इसमें कुछ वैल्यू जो बेसिस में आ रहे हैं। तो आपको मालूम है y2 की वैल्यू 0 होगी, हालांकि 0 ना लिख के क्रॉस कर दें इसको, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। y5 की वैल्यू 0 आएगी और y3 की वैल्यू 0 आएगी, इसे क्रॉस कर दें। तो इसके बाद जो है, हालांकि आगे जो प्रॉब्लम आएंगे आपको भी बताएंगे इसकी वैल्यू 0 क्यों नहीं लिखना सही रहेगा। हाँ लिख दे, कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें फिर पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि जो बेसिस में नहीं है उसकी वैल्यू भी 0 आएगी तो क्या सिचुएशन होती है वो आगे के किसी वीडियो में अगर डिमांड करेंगे तो पूछेंगे, बताएंगे, देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल हमें अपनी टेबल को कंप्लीट करना होता है, और ये सी भी तो इसी को देख के कंप्लीट हो जाता है। y2 की वैल्यू कितनी है करस्पॉन्डिंग सी इसकी वैल्यू यानी c2 की वैल्यू वो यहाँ पर लिख दी जाएगी, जो कि -1 है। ऐसे ही y5 का कितना है वो तो 0 होगा, y3 का कितना है वो 3 के बराबर है। तो फर्स्ट ये तो ऐसे ही सी भी कंप्लीट हो जाता है। अब एक्स बी से हमें जो है वो पीछे की टेबल का यूज़ करते हुए यहाँ पर करना होता है, और इसलिए जो है हमें पीछे की टेबल का यूज़ करेंगे, और पीछे जो है हमें की एलिमेंट को ढूंढना होता है। की एलिमेंट के लिए हम बता चुके हैं, जो आउट गोइंग है वो तो ऐसा ये वाला है, यहाँ पर एरो बना है, ऐसे जा रहा है ये, और ये इनकमिंग ये वाला है। तो जहाँ पर क्रॉस करे वो एलिमेंट जो होता है वो की एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर जो की एलिमेंट है वो 5/3 है, और यहाँ पर हमें 1 बनाना होता है, और उसके नीचे 0 0 बनाना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 बनाने के लिए देखिए 3 से इंटू कर देंगे ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए, और 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल होकर 1 आ जाएगी। यानी हम 3/5 से पूरे यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो जब यहाँ पर 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जो नीचे है कैंसिल करेगा 10 को, और 2 आ जाएगा, और 3 से इंटू करें तो 6 हो जाएगा। तो वो 6 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो 6 लिख दिया यहाँ पर, 6 आ गया ये। उसके बाद अगली जो है एलिमेंट क्या आएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, पेज बदलना पड़ रहा है। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कैंसिल, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो अगला एलिमेंट जो होगा 1/5 आ जाएगा। तो ये टेबल बनाना हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल रहेगी पेज पलटने की वजह से। और फिर 22 में देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें जैसे कि पहले बताया ये तो 1 आ जाए करना ही था। तो की एलिमेंट वाली पोजीशन है तो ये तो 1 होना था, और उसके नीचे भी आपको मालूम है कि 0 0 बनाना होता है। 1 के बाद 0 नीचे, ऊपर नीचे कहीं ऊपर तो है नहीं, तो नीचे 0 बनाना होगा ताकि ये यूनिट वेक्टर बने। उसके बाद y3 वाले में क्या लिखेंगे, तो y3 में क्योंकि 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो 0 इसे लिख देंगे, इसको तो 0 लिख देंगे। और इस 1 में जब हम जैसे हमने बोला था कि हमने 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 3/5 से इंटू करेंगे तो ये 3/5 ही आ जाएगा। तो इस रो को बनाने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 रो जो है हमारे लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे। इसमें तो 0 है, किसी से मल्टीप्लाई करोगे आप 0 ही आ जाएगा, तो इसलिए तो ये 0 के इक्वल आ गया। अब लास्ट जो है उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/5 से, तो 3/5 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 आ जाएगा 5 में, यानी माइनस का 1/5। तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस का 1/5। तो फर्स्ट रो कंप्लीट। अब 2 रो और कंप्लीट हो जाए हमारी तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर क्योंकि पेज भी आगे अगर टेबल बनती है तो चेंज हमें नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे पास है, तो फिर इसको कैसे चेंज करें, आपको मालूम है 1 के नीचे 0 बनाना है, यानी जहाँ पर की एलिमेंट है तो उस की एलिमेंट के नीचे यहाँ पर 0 बनाना, और यहाँ पर लिखा है 2/3। तो या तो आप इसी का यूज़ करें, हालांकि ये कोएफिशिएंट अलग है, 5 इधर 2 है तो फिर थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। और ये सेम है तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसे इसमें से ये घटा दें। ये थोड़ी सी ये है कि इस वाले इन रो का आपस में यूज़ नहीं कर सकते, हम की वाले एलिमेंट का ही यूज़ करेंगे। ये एक ख़ास बात नोट करने की है। तो इसलिए हम जो अभी हमें रो मिला है अगले टेबल वाला, तो इसका ही यूज़ करेंगे, और उसमें हम 2/3 से इंटू कर देंगे, ताकि हम इसके साथ अगर प्लस करें
तो यहाँ पर 0 मिल जाए और इसके साथ प्लस करें तो 0 हो जाए। तो इसलिए हम पहले तो इस वाले सेकंड वाले रो को XB से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक लिख लेते हैं और उस वाले रो को जो हमें की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मिला है उसमें फिर हम 2/3 से इंटू करके लिख देंगे। और फिर यहाँ पर 0 बनाने के लिए देखेंगे जोड़ना है घटाना है क्या करना है। पहले तो इसको हम देख के रफ पे हम इस वाले रो को लिख दे रहे हैं XB के नीचे, XB से नीचे से शुरुआत करेंगे। तो ये रफ का काम है थोड़ा सा। तो सेकंड वाले रो को नोट कर लिए, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल का जो सेकंड रो है XB से नोट करना शुरू कर दें। 2 है, 8/3 है, -2/3 है, 0 0 1 और 1/3 है। तो ये की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर हमें 0 इसके नीचे 0 बनाना पड़ेगा, 0 यहाँ पर आना ज़रूरी है और बाकी के लिए हमें कोशिश करना पड़ेगी। और जो इस सभी थर्ड टेबल मिली है, थर्ड टेबल के फर्स्ट रो का जो की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग था तो उसका हमें यूज़ करना है। और यहाँ पर हमें यानी 1 जो आया है उसमें 2/3 से इंटू कर दें ताकि ये एलिमेंट कोएफिशिएंट इसके बराबर हो जाए। और फिर हम जोड़ेंगे जब तो माइनस प्लस कैंसिल होके वो 0 के बराबर आ जाएगा। वो कोएफिशिएंट बराबर कर दें, बाद में डिसाइड करना होगा कि प्लस करना है या माइनस करना, हो जाएगा। हालांकि पता चल रहा है ये माइनस का ये प्लस का, तो जोड़ने पर आ जाएगा। हाँ, और दोनों इक्वेशन अगली इक्वेशन के लिए भी हमारे वो काम करेगा रो, लेकिन हमें अब इसको 2/3 बनाना है। तो यहाँ पर 2/3 बनाएंगे, साथ में XB में भी 2/3 से इंटू करेंगे। तो 2/3 से इंटू करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 इंटू होके 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है 4, यहाँ पर लिखना होगा। तो इसको 4 लिख लें। उसके बाद X1 में कितने से इंटू करना है, 2/3 से कहा था, 2/3 से इंटू करेंगे। जब 2/3 से इंटू करेंगे तो 2/3 और 5 का इंटू हो जाएगा, 15 हो जाएंगे। तो 2/15 हो जाएगा। तो 2/15 लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी जैसे कि हमने बताया था कि हमने 2/3 से वो तो मिल ही गया, यहाँ पर 2/3। नेक्स्ट यहाँ पर भी 2/3 से इंटू करेंगे तो ये तो 0 है। बहुत अच्छी सी बात है हमारे लिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रही है। और यहाँ पर भी हम 2/3 से ही इंटू करेंगे। तो 2/3 से इंटू करेंगे तो 2/3 3 से ही कैंसिल हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 2/5। और फिर नेक्स्ट वाला टर्म यहाँ पर क्योंकि 0 है तो ये 0 ही रहेगा, तो हमने 0 यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट इसमें भी हम 2/3 से इंटू करेंगे। तो 2/3 से करेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और 3 से इंटू किया 3 × 5 15 हो जाएगा। तो माइनस का 2/15 हो जाएगा। जैसे कि पहले बताया था कि हमें यहाँ पर 0 करना है, तो 0 आ गया, जोड़ने पर 0 आ रहा है तो इनको भी ऐड करना होगा। ये तो 6 हो जाएंगे, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेके ऐड करना होगा, क्योंकि 8/3 में 2/15 को ऐड करना है। एलसीएम इसका 15 हो जाएगा, 5 टाइम्स कटेगा, मार्क का ऊपर इंटू हो जाएगा 40 और ये 2, तो 42/15 हो जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है हमारे लिए, आप जल्दी कर देंगे, हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 हो जाएगा। 0 में 2/3 5 में तो आसानी से जुड़ रहा है, बहुत अच्छी सी बात है। ये भी 1 आ जाएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे। इसमें फिर दोबारा से मेनली मेहनत करना पड़ रही है। इनको जोड़ेंगे, लेकिन चूँकि इनके बीच का साइन, ये वाला साइन जो है बीच का तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इनको जब ऐड करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला साइन यहाँ पहुँच जाएगा। तो इनके बीच का साइन जो है वो निगेटिव आ जाएगा। और एलसीएम लेंगे 15 और ये 5 टाइम्स जाएगा, माइनस का 2 यानी 3/15 आ जाएगा। और इससे अगर हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी, अभी हम लोगों ने सॉल्व इसे कर लिया है, तो ये वैल्यू 3/, इसे चेक कर लेते हैं हम, हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो इसलिए ठीक चल रहा है अपना ये कैलकुलेशन। 5 - 2 आप चेक कर लीजिए, कोई गलती ना होने पाए। 3/15 है, यानी इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 को यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो इस रो को हम अपनी थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में जगह दे देंगे, यानी XB के नीचे से यहाँ पर जो हमने रफ में काम किया है इस पूरी को लिख देते हैं, नोट कर देते हैं, अपनी ये कंप्लीट कर लेते हैं सेकंड रो को भी। ये वैल्यू आई थी 6, 42/15, 0 पहले मिल चुका है, 0 और 2/5 और 1, और उसके बाद लिखना था हमारा ये 1/5।
तो अब हमारा इस वाले रो को और कंप्लीट करना है, जो थर्ड रो है। और कैसे कंप्लीट होगा आपको मालूम है कि उस टेबल यानी इससे पहले वाली टेबल की थर्ड वाली रो XB से लेके इस की एलिमेंट जहाँ पर उसके नीचे ज़ीरो बनाने पर मिलेगा। तो और उसके लिए हम इसी वाले चूँकि हमने इस थर्ड टेबल का ये वाला है XB से नीचे यहाँ तक इसमें 2/3 से इंटू किया था, तो मैं ये रो हमारे पास पहले से मौजूद है तो ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करना पड़ेगी, इसी को माइनस करना पड़ेगा। हम इससे पहले की टेबल यानी सेकंड वाली जो टेबल है उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अगले पेज में यहाँ पर तो अगले पेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है इसमें। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको हटा देते हैं इस रफ पेज को, तो हमारे लिए ये जो है एलिमेंट सामने रहेंगे। इन एलिमेंट्स को माइनस करना है और उस टेबल से माइनस करना है, यानी सेकंड सिंपलेक्स टेबल का थर्ड रो देख लीजिए, लिख दीजिए। XB से स्टार्ट करते हैं, तो XB से हम यहाँ पर स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो XB से रफ पे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0 है, 2/3 है, -2/3 की जगह पर हमें 0 करना है यहाँ पर। और बाकी नोट कर लेंगे 1 0 0 और 1/3 ये आप लिख लेंगे, अभी नज़र आ रहा होगा। इसको थोड़ा छोटा कर दें। तो अब यहाँ पर 0 अब इसी का यूज़ करना है जो, क्योंकि यहाँ पर 2/3 इससे मिल रहा है। और आपको मालूम है कि एलिमेंट जो हमारा जो थर्ड टेबल आया है, जो थर्ड टेबल आया उसमें की एलिमेंट जो बनाया था उसमें 2/3 से इंटू करके मिला था, वो है ये। तो इसमें जो है वो हम जिसको लिख देंगे, इसकी वैल्यू जो है वो कितने के बराबर आ रही है, 4 है यहाँ पर। और उसके बाद 4 के बाद इसमें 2/15 इसी को नोट कर दीजिए। हम यहाँ पर जो लिखा है इसको हम ऊपर नोट कर रहे हैं, माइनस से प्लस जो भी है उसके करने के लिए, ताकि यहाँ पर 0 मिले, प्लस करने पर ही आएगा। तो उसको नोट कर दें 0 2/5 0 और -2/15। इनको जब ऐड करना है तो 0 हुआ, इनको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, इनको भी ऐड करना है तो अलग से एलसीएम लेके करना होगा। 2/15 15 इसमें एलसीएम हो जाएगा, तो 10 प्लस का 2 यानी 12 में ये 15 हो गया, जिसे कैंसिल भी किया जा सकता है। तो ये 4/5 आ जाएगा, इसको यहाँ पर नोट करके लिख दें। फिर इसमें 1 आ गया, आसानी से जुड़ रहा है ये भी आसानी से ऐड हो जाएगा, जो कि 2/5 है, ये भी जुड़ रहा है, जिससे हमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ रहा है। 1/3 में ऐड करना है ये, तो माइनस हो जाएगा 2/15 15 को ले लिया एलसीएम, तो ये 5 - 2 यानी 3/15 होगा, कैंसिल भी कर दिया तो ये 1/5 आ चुका है। तो इसको 1/5 यहाँ पर लिख देंगे, इसको पूरे रो को अपने थर्ड वाले रो में लिख देंगे और अपना थर्ड रो ये कंप्लीट कर लेंगे। यानी ये वैल्यू हो जाएगी 4 और 4/5 और फिर इसका 0 पहले से लिखा हुआ है, फिर 1 है, 2/5 है, 0 है, 1/5। अब हमें इस डेल्टा यानी नेट एवैल्यूएशन की वैल्यू से पता चलेगा कि अगली टेबल है बनेगी या फिर ये कंप्लीट सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब हमें डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए उसी फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डेल्टा Z = CJ - CB × YJ। इसका यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डेल्टा 1 फाइंड करना है, तो डेल्टा 1 = C1 - CB × Y1 लिखना होगा। C1 की वैल्यू हम ऊपर देख सकते हैं कितनी है, 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देंगे। CB की वैल्यू चेंज हो चुकी है, अब ये वाली लिखेंगे। ये रो में है, कॉलम में है, रो में आप लिखेंगे 0 3 और इस Y1 ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसका Y1 के करस्पॉन्डिंग वो लिख देंगे 1/5 और 42/15 ये कैंसिल होके थोड़ा छोटा भी हो सकता है, और 4/5 लेकिन हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 से इंटू होके ख़त्म हो जाएगा, तो हमें क्या करना है इसका। तो ये 1 माइनस इसमें रो बाई कॉलम इंटू कर देंगे, -1 का इसमें इंटू करेंगे -1/5 हो जाएगा, 0 का इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 का इसमें इंटू करेंगे तो प्लस का, 3 का जब 4 में इंटू करेंगे तो 12/5 ये आ जाएगा। और चूँकि एलसीएम सेम है 5, तो ऊपर 12 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 11/5 आ जाएगा, पहले से माइनस चल रहा था ये, और यहाँ पर 5 एलसीएम लिया और हमारे लिए खुशखबरी है कि ये वैल्यू जो है नेगेटिव में आ रही है,
नेगेटिव यानी माइनस का 6/5 आ रही है, बहुत अच्छी सी बात है। इनकी वैल्यू नहीं निकालना, डेल्टा 4 की वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा 4 की वैल्यू क्या है, डेल्टा 4 यानी फार्मूला बन जाएगा C4 माइनस CB इंटू Y4। C4 की वैल्यू ऊपर देख लीजिए, ये 0 के बराबर है, और CB की वैल्यू वही रहेगी, यानी रो में लिख दीजिए -1 0 और 3, और Y4 के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो लिखना पड़ेंगे। तो ये सारे लिख डालिए, जो कि है 3/3/5, 2/5 और 2/5। तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इंटू कर देंगे, यानी -1 का 3/5 में इंटू करेंगे, फिर 0 हो जाएगा ये इसके साथ में इंटू होने पर, और प्लस का 3 का 2 में इंटू करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। माइनस शुरू में ही लगा हुआ है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है, क्योंकि सेम है एलसीएम नीचे 5 है, तो ऊपर 6 में से 3 माइनस होगा तो 3/5 बचेगा, लेकिन ये वाला माइनस पहले से लगा हुआ है। तो बात खुशखबरी है कि डेल्टा 4 भी निगेटिव आ रहा है। तो उम्मीद ये है कि ये टेबल लास्ट टेबल होगी, लेकिन अभी हमें बिल्कुल इस तब तक नहीं कह सकते जब तक सभी डेल्टा नहीं आ जाते हैं। वो डेल्टा 6 और रह गया, तो डेल्टा 6 की वैल्यू C6 माइनस CB इंटू Y6 से कह सकते हैं। C6 की वैल्यू 0 है, CB की वैल्यू -103 है, और Y6 की वैल्यू -1/5 और 1/5, और ये 1/5 है। ये आप डेल्टा 6 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करें, माइनस ये है तो फर्स्ट में इंटू करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, और 0 के इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 का यहाँ इंटू करेंगे 1/5 में, तो ये प्लस का 3/5 बन जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो ये अपान में सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर लें। ये 314 हो जाएगा अपान में 5, और माइनस पहले से लगा था -4/5। और अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि अगला टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, यही ऑप्टिमल सोल्यूशन है, और इसलिए यहाँ पर लिख देंगे सिंस आल डेल्टा J लेस देन और इक्वल टू 0। ये लेस देन 0 है, वो तो आप इससे पता कर ला कि यह सब निगेटिव है, और इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस किया वहाँ पर वो 0 है। तो अगर ये सारा ऐसा होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, नेट एवैल्यूएशन हमारा जो है वो लेस देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है, तो हम कह सकते हैं दिस सॉल्यूशन इज़, ये लास्ट में सॉल्यूशन आया इस टेबल में, यानी थर्ड टेबल में, वो कैसा है, ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल का मतलब हुआ हमारी अगर प्रॉब्लम मिनिमाइज वाली होती तो ये मिनिमल z मिल जाती, मिनिमम वैल्यू आती, और यहाँ चूँकि मैक्सिमाइज z दे रखा है तो हमें इससे z की जो वैल्यू मिलेगी बस एक ही तरीका ये है जिससे वैल्यू ये आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसी को हम ऑप्टिमल कहते हैं। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें मिलेगा, और इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है क्या, देयरफॉर दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज़, तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर बेसिस में x1 नहीं, जबकि डिसीजन वेरिएबल हमारे x1 x2 x3 थे, तो x1 यहाँ पर है नहीं, तो इसके मतलब ये हुआ कि x1 की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। इसी तरीके से x2 की वैल्यू क्योंकि बाई 2 है तो उसी करस्पॉन्डिंग आप x3 में देख लिए, तो इसमें xb में देखेंगे बेसिस में, तो इसकी वैल्यू 6 है, तो x3 की वैल्यू 6 हो जाएगी यहाँ पर, x2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब x3 की वैल्यू लिखेंगे तो आप बाई 3 के सामने xb वाले कॉलम में जो वैल्यू लिखी होगी वो x3 की होगी, जो कि 4 लिखी थी तो 4 आ गई। और जो कि बाकी वेरिएबल जो है हमारे सिलेक्ट वेरिएबल थे, इसलिए उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें नहीं देखना है। हमारे डिसीजन वेरिएबल ये इसमें से एक वैल्यू 0 है। अब हम यहाँ से मैक्सिमम z की वैल्यू को दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप मैक्सिमम z अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो हम लोग वैसे तो आप z ही कहें हमेशा हर टेबल में अगर निकालें तो, और इसमें cb और xb का आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू तो हो जाएगी -6, ये 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 12। तो 12 में से ये -6 माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू 6 आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका हमारा ये है कि जो शुरू में आपको मैक्सिमम
z यहाँ पर दे रखा था, उसमें आप x1, x2 और x3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x1 की जगह वहाँ पर क्या था, x1 माइनस का x2 प्लस का 3 टाइम्स x3 था। तो x1 की वैल्यू चूँकि मैक्सिमम z निकालना है तो x1 की वैल्यू ये वाली ऑप्टिमल वाली लिखी जाएगी। x3 की वैल्यू ये प्लस का 3 इंटू ये 4 हो जाएगा, यानी -6 प्लस का ये 12, और 12 में से 6 माइनस होगा तो ये 6 वैल्यू आ जाएगी, यानी मैक्सिमम z की वैल्यू इतनी। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सोल्यूशन आ चुका है, ऑप्टिमल सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।